और फिर भी इसके नीचे आज लोग आराम से बिना किसी डर के घूमते हैं। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने भी आज तक इस पत्थर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। वो पत्थर पे जैसा ऐसा लग रहा है वो गिरने वाला है जैसे अभी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मध्य प्रदेश के सिहोनिया में मौजूद ककनमठ मंदिर से जुड़े सबसे बड़े राज से पर्दा हटाने वाले हैं। भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक इस मंदिर की खासियत ये है कि 11वीं सदी में बनाए गए इस मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए न पारंपरिक चूने का इस्तेमाल हुआ था, न किसी एडेसिव का। इस मंदिर के ऊपरी भाग को सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ही बनाया गया था। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 1000 सालों में इस मंदिर का एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए या फिर कोई भूकंप। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यहाँ के पत्थरों को ऐसी क्या चीज है जो आपस में जुड़े हुई है? इस बात का पता अब चल चुका है और यही बात आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। इस मंदिर का निर्माण जो है वो 11वीं सदी में कच्छपगढ़ शासन के जो राजा थे कीर्तिराज, उन्होंने इस मंदिर का 11वीं सदी में निर्माण किया था। उनकी जो रानी थी, रानी ककनवती, उनके लिए उन्होंने मंदिर बनवाया था। रानी ककनवती जो थी वो भगवान शिव की भक्त थी और इसीलिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था और इसीलिए रानी ककनावती के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। और यहाँ के शिल्पकारों ने देखिए मोतियों की जो माल होती है वो भी कितनी सटीक तरह से दिखाई है, कितनी डिटेलिंग के साथ दिखाई है। और वो पत्थर पे जैसा ऐसा लग रहा है वो गिरने वाला है जैसे अभी। ये अकेला पत्थर इस मंदिर की खासियत बताने के लिए काफ़ी है। ये इस मंदिर में हमने देखा हुआ सबसे अनोखा पत्थर है और इसे देखकर मतलब कौन कहेगा कि ये अपनी जगह पर पिछले 1000 साल से टिका हुआ है। और फिर भी इसके नीचे आज लोग आराम से बिना किसी डर के घूमते हैं। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने भी आज तक इस पत्थर को, यहाँ के ऐसे पत्थरों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। अब मानने वाले लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव की एक अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से ये मंदिर, इसके पत्थर इतने 1000 सालों से हवा में टिके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को जब लिया इसका मतलब कंजर्वेशन करने के लिए, तो उन्होंने भी चेंजेस सिर्फ उसी जगह पर किए, मतलब निचले हिस्से में ही सिर्फ चेंजेस किए। लेकिन जो ऊपर का ढांचा जो है जिसके लिए मंदिर प्रसिद्ध है और जो यहाँ की विशेषता है उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। अभी हम बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे मंदिर तोड़ा था तैसे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं। तो देखिए कि मतलब जो तोड़ने का काम रहता है तो वो भी काम वो पूरा नहीं कर पाए, वो कितने निकम्मे थे, ये इससे बात से पता चलता है। इतना ही मंदिर मजबूत था, विशाल था, बड़ा था। और देखिए ऊपर के पत्थर जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं उसका रहस्य तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो बेसमेंट है ना, वहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर है वो एक दूसरे से जोड़ने के लिए देखिए कैसे मेटल क्लैंपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। और सेम ऐसी टेक्नोलॉजी हम बीजामंडल टेम्पल जो है भोपाल के पास में वहाँ भी देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे मंदिरों में इस टेक्निक का यूज़ किया गया है। अगर आपने देखा नहीं होगा ना बीजामंडल का व्लॉग तो ज़रूर देखिए, इसके पहले मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये है विश्वकर्मा जी की मूर्ति जिन्हें प्राचीन समय के आर्किटेक्ट माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि अपने इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत भर में कई निर्माण किए थे और इसीलिए ऐसे अद्भुत मंदिरों में आपको इनकी मूर्ति ज़रूर देखने को मिल जाएगी। और अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इस मंदिर को बनाया कैसे होगा, जो यहाँ का जो रहस्य है। यहाँ पर जब पहली बार हम इन पत्थरों को देखते जो सवाल मन में आता है कि पत्थर गिरते क्यों नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है ना यही छिपा है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो विश्वकर्मा जी की मूर्ति है जो प्राचीन समय के वास्तुकार इंजीनियर इनको कहा जाता है। तो इनकी मूर्ति पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखिए एक रूलर दिखाई गई है, रूलर, और एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसा इंस्ट्रूमेंट आजकल के जो सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो शुरू करने से पहले जो ज़मीन की जो एक लेवल होती है वो लेवल नापने के लिए और वो लेवल को पहचानने के लिए उसका इस्तेमाल होता है।
तो सेम इंस्ट्रूमेंट हम उनके हाथ में देख सकते हैं, देखिए। और ये रूलर और एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट, जैसा आज के सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में जो लेवलिंग के काम में इस्तेमाल होता है, तो ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर को बनाने के पहले भी जो एरिया होगा वो पूरा समतल किया गया होगा इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, और बाद में इस मंदिर को बनाया गया होगा ताकि जो आज हम यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखते हैं कि पत्थर गिरते नहीं हैं, इतने हज़ार साल के बाद भी आज ये मंदिर खड़ा है, कोई से गिरा नहीं पाया, और ना ये पत्थर अपने आप गिरते हैं बिना किसी एडेसिव के, बिना किसी ग्लू के। तो इसका जवाब शायद उसी मूर्ति में छिपा है। दोस्तों, हमारे वीडियो के ज़रिए भारत के ऐतिहासिक धरोहरों को दुनिया के सामने लाने की जो हमारी कोशिश है, आप इस कोशिश में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी इस मुहिम में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस मंदिर में आने के बाद और ख़ासकर इसकी रचना देखने के बाद बस एक ही सवाल मन में आता है कि इन मंदिरों के बारे में हमें स्कूल की किताबों में क्यों नहीं सिखाया जाता। हर एक एस्पेक्ट में ये मंदिर किसी अजूबे से कम बिल्कुल नहीं है, और हर भारतीय को इस मंदिर के बारे में ज़रूर पता होना ही चाहिए। हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो आज के इंजीनियरिंग को चैलेंज करने वाली वास्तुकला बनाने में माहिर थे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले तो इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस मंदिर के डिटेल फोटोग्राफ्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें, जहाँ पर मैंने इस मंदिर की कई सारी बेहतरीन तस्वीरें अपलोड की है। और अभी ऐसा है कि यहाँ से जाने के लिए कोई सरकारी व्हीकल तो नहीं है, प्राइवेट भी ऑटो वगैरह ऐसे खास मिलते नहीं है, तो हम देखते हैं अभी ऐसे कैसे जाना होता है। और हमें लगा कि ऑटो मिलेगा नहीं करके, क्योंकि थोड़ा मतलब सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ है ये मंदिर। लकीली हमें ऑटो मिल गया है और अभी हम सिहोनिया की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से बस। तो अभी हम बस में बैठ गए हैं और हमारी इसकी फेवरेट सीट पर आखिरी वाली। अभी पहुंचना है मुरैना, और होटल में पहुंचने के बाद फिर प्लानिंग करने कल की, क्योंकि अभी हम और 3 दिन हैं, तो अभी प्लानिंग करेंगे कहाँ कहाँ जाना है। और अभी हम जाने वाले हैं, एक भैया है जिनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई थी टैक्सी के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत दिक्कत हुई बस की, टाइमिंग की और बाकी सब चीज़ों की, तो हम कल के लिए टैक्सी या फिर बाइक का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और देखेंगे बाइक या फिर टैक्सी जो भी होती है, लेकिन पक्का बाइक या टैक्सी से ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।